वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं कि मैं कोई ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, अभिमन्यु जैसे या देशभक्त जैसा कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं इन सब के बीच अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ अपनी रिसर्च के कारण। हो सकता बात है 8 सितंबर 2025 को सुबह 9 बजे, जब नेपाल के ही नीतिगर मंडल, जो वहाँ का बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस एक प्लेस है, वहाँ पर हजारों प्रोटेस्टर्स की भीड़ जमा हो जाती है। और माना जाता है कि इस प्रोटेस्टर्स की भीड़ में स्कूल के बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में, कॉलेज के बच्चे कॉलेज यूनिफॉर्म में अपने साथ बुक, पेन, पेंसिल जैसे बैग, सारी एसेसरीज लेके आए थे। इस प्रोटेस्ट को करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि नेपाल का ही एक हम्पिन नेपाल नामक एक एनजीओ, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम होता था कि ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए जो भी एफर्ट्स हैं वो लगाए जाएं। और इस एनजीओ को चलाने वाला था सुदुन गुरुंग। ये खुद आदमी 2015 में अर्थक्वेक से अफेक्टेड था, जहां पर ये खुद अपने परिवार को नहीं बचा पाया। ये प्रोटेस्टर्स का रूट था मीठीगर मंडल से न्यू बानेश्वर, जो फेडरल पार्लियामेंट के पास का इलाका है, वहां तक। प्रोटेस्टर 9 बजे स्टार्ट होता है बिल्कुल शांति के साथ, लेकिन जब जनता न्यू बानेश्वर के पार्लियामेंट के पास पहुंचती है तो कुछ प्रोटेस्टर बैरिकेड तोड़ के पार्लियामेंट के अंदर घुसने लग जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ मीठीगर मंडला में ही हो रहा था। इसके अलावा पोखरा, बिरगुंग, बुटवाल, विराटनगर, धमक, इटारसी, भरतपुर, धांधाई, इन सब जगहों पे प्रोटेस्ट होते हैं। जब पार्लियामेंट में लोग घुसते हैं तो वहाँ की पुलिस उन पर सबसे पहले रबर बुलेट का फायर करती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है और टीयर गैस का इस्तेमाल करती है। लेकिन अचानक से पुलिस के हमले तेज हो जाते हैं और कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ पर रियल फायरिंग होती है और वहाँ पे करीब 19 लोग मारे जाते हैं और 400 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हो जाते हैं। अब सीधी सी बात है कि जब कोई एक देश की गवर्नमेंट वहां की जनता को इस तरह से क्रैकडाउन करेगी तो पूरे नेशन में इसकी खबर फैलेगी। पूरे नेशन में अब एक साथ रिवोल्ट हो रहे थे, एक साथ प्रदर्शन हो रहे थे। अब प्रदर्शनकारियों का मामला सोशल मीडिया पर लगे हुए बैन को हटाने का नहीं, बल्कि वो सीधे केपी शर्मा ओली की सरकार से इस्तीफा चाहते थे। और हुआ भी यही। 8 सितंबर को शाम को रमेश लेखक, जो वहाँ के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने पूरे मामले की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। लेकिन नेपाल की गवर्नमेंट ने अभी भी हार नहीं मानी। नेपाल की गवर्नमेंट ने भले ही 8 सितंबर को रात को जितने भी सोशल मीडिया पर बैन लगे हुए थे, वहां से सारे के सारे बैन्स को हटा लिया गया था। 9 सितंबर की सुबह सुबह नेपाल में जितने भी प्रोमिनिएंट लीडर्स थे, जितने भी प्रोमिनिएंट हाउस थे, उन सब में किसी को आग लगा दी गई, किसी को पत्थर मार के खत्म कर दिया गया। सबसे पहले प्रेसिडेंट हाउस, जिसे शीतल निवास कहते हैं, उस पर अटैक हुआ। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग पर अटैक हुआ। फिर सिंगा दरबार, जो वहाँ के पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, वहाँ पर अटैक हुआ। और दुख की बात तो ये है कि झालानाथ खनाल, जो वहाँ के पूर्व प्राइम मिनिस्टर है, उनकी पत्नी रवि कुमारी, जिसे कभी हम राज्य लक्ष्मी चित्रांगना के नाम से भी सुनते हैं, उनको जिंदा जला दिया गया उन्हीं के एक घर में। And shocking inputs in fact coming to fore. Former Prime Minister's wife has succumbed to burn injuries. We given to understand. अब इस पूरे प्रोटेस्टर को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा सा पीछे चलने पड़ेगा। नवंबर 2023 में नेपाल की गवर्नमेंट को आदेश दिया गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो नेपाल में चल रहे हैं, उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ये जरूरी है अगर आप नेपाल में काम करना चाहते हैं। इसके एवज में नेपाल की गवर्नमेंट ने कहा कि हम ऐसा करके हेट स्पीच, फ्रॉड, क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इसके चलते सरकार ने 5 नोटिस जारी किए, लेकिन 5 नोटिस के कारण 5 ही ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे जिन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया। लेकिन जब तारीख 28 अगस्त आती है तो वहाँ की गवर्नमेंट इतने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 7 दिन का अल्टीमेटम देती है कि अगर आपको 3 अगस्त अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो हम आपको बैन करते हैं। लेकिन जितनी भी टेक जाइंट्स थे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन्होंने सब ने इसको एकदम नेग्लिजिबल कर दिया, नकार दिया। उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया इन चीज़ों पर। और होता है क्या, 4 सितंबर को नेपाल की गवर्नमेंट वहाँ के सारे सोशल मीडिया को
क्रैकडाउन कर देती है, बिल्कुल ब्लैंकेट बैन लगा देती है, जिसके चलते लोगों में एक गुस्सा था ना वो फूट पड़ा, क्योंकि लोग कह रहे थे कि यही तो एक तरीका था नेपाल की गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलने का। आप ऐसा करके एक डिक्टेटर टाइप बिहेव कर रहे हो, डिक्टेटर टाइप देश को मतलब कंट्रोल कर रहे हो। Social media banned by the government. Extremely, it is against our freedom of speech, and they want to control us just like a dictator. लेकिन मैं सच बताऊं, सोशल मीडिया का तो एक बहाना था नेपाल में, क्योंकि नेपाल में प्रॉब्लम कहीं और ज्यादा बड़ी। सबसे पहले नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% था, मतलब हर 5 में से एक बंदा वहां पर बेरोजगारी में जीता। उसके साथ साथ ही नेपाल में जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, 15,000 ऐसे वहां के युवा थे जो रूसी सेना में शामिल हुए बिना किसी एक्सपीरियंस। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारे नेपाल में कोई रोजगार नहीं है हमारे पास, जबकि रूस हमें करीब 5.5 लाख नेपाली रुपये पर मंथ देता है, तो हमें ये करना पड़ा। जहाँ पर वो 2 मंथ की ही एकदम छोटी सी ट्रेनिंग के बाद ही बॉर्डर पर डिप्लॉय किए जा सकते थे। सबैजनालाई नमस्ते छ। म चाहिँ यता रसियामा आएको 2 महिना पुरा भयो लगभग। अनि मैले चाहिँ रसियामा आएर चाहिँ धेरै दुःख पाएँ मैले, त्यही नै हो। अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो छ हामीलाई सर्भाइभ गर्नको लागि। इसके साथ ही जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे वहाँ पे नेपो किड्स, नेपो बेबी चल रहा था। सोशल मीडिया पर महंगे महंगे चीजों के कतिवटा नेपाली नेताका छोराछोरी र नातिनातिनाहरूले कति आरामदायी जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने देखाउने तस्बिरहरू, जसमा उनीहरूको विदेश ट्रिप, शानदार पार्टी अनि महँगो सामानहरूको कलेक्सन देखियो। 8 सितंबर को प्रोटेस्टर के दौरान एक पर्चा आपने देखा होगा जहाँ पर लिखा हुआ था कि पॉलिटिशियंस के बच्चे विदेश से गुच्ची के बैग लाते हैं और आम आदमी के बच्चे कोफिन। यहाँ से वो सीधा सीधा रूस और यूक्रेन के बीच होने वाले वॉर को इंडिकेट कर रहे थे। लोगों में फिर इतना गुस्सा आया कि लोग करप्शन से मोनार्की चाहते थे। मोनार्की मतलब राजा का शासन। आपको हैरानी होगी कि 2025वें 21वीं शताब्दी में कोई देश राजा के शासन को चाहता है, क्योंकि 2008 से पहले नेपाल में मोनार्की ही थी। किंग ज्ञानेंद्र सिंह का वहां शासन था, लेकिन 28 मई 2008 को वहां पर एक प्रोटेस्ट के दौरान मोनार्की को हटा दिया जाता है, जिसके बाद से 2025 तक नेपाल में डेमोक्रेसी थी। पिछले 17 सालों में नेपाल में 13 बार सरकार बदली गई। हम सब आज लोग पाकिस्तान की चर्चा करते हैं, बांग्लादेश की चर्चा करते हैं, श्रीलंका की चर्चा करते हैं, लेकिन कोई नेपाल के नहीं बताता कि 17 साल में 13 बार गवर्नमेंट चेंज हो रही है। कभी केपी शर्मा ओली, तो कभी पुष्प कमल दहाय, तो कभी शेर बहादुर। ये सब लोग नेपाल की जनता के साथ रिंगा रिंगा रोंगी रोंगी खेल रहे थे। एक के बाद एक आता और बस सब के सब करप्शन में लिप्त। तो आइए वहां की पॉलिटिशियन की कुछ स्ट्रक्चर समझते हैं। नेपाल में 2 मेन पार्टी हैं, एक है नेपाली कांग्रेस, एक है नेपाली कम्युनिस्ट। नेपाली कम्युनिस्ट की 2 पार्टी हैं, नेपाली कम्युनिस्ट माओइस्ट सेंटर और एक है नेपाली कम्युनिस्ट यूनिफाइड मार्क्सिस्ट एंड लेनिस्ट। अब जो नेपाली कांग्रेस के हेड हैं शेर बहादुर पर एयरक्राफ्ट परचेज में इलीगल कमीशन का आरोप लगा हुआ है, और उनकी पत्नी आरजू, उन पर नेपाल की जो भी अभी फॉरेन अफेयर मिनिस्टर भी रह गई है, वो उन पर नेपाली सिटीजन्स को फेक डॉक्यूमेंट के जरिए भूटानी नेशनलिस्ट दिखाने का आरोप है, जिससे उनको आसानी से अमेरिका में रिफ्यूजीज मिल जाएं। अब जो नेपाल के माउस सेंटर के जो हेड हैं पुष्प कमल दहाय, जो 3 बार वहां के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन पे आरोप है कि उन्होंने माओइस्ट कमांडर लोगों के लिए जो भी पैसे आए थे उनको डाइवर्ट करके अरबों खरबों रुपए अपने पेट के अंदर ले लिए। और जो नेपाली कम्युनिस्ट के यूनिफाइड मार्क्सिस्ट एंड लेनिस्ट के हेड हैं केपी शर्मा ओली, जो वहां के अभी प्रधानमंत्री भी हैं, उन पर भी करप्शन के लगातार आरोप चल रहे हैं। अब जब पूरे देश की ये जो गवर्नमेंट है करप्शन में मिली हुई है, इनइक्वालिटी है, नेपोटिज्म है, करप्शन है, और अब अगर ऊपर से आप अगर सोशल मीडिया को बैन कर दोगे तो गुस्सा तो आएगा ना। और यही गुस्सा नेपाल की गवर्नमेंट के ऊपर फूट पड़ा, क्योंकि सोशल मीडिया बैन से उन्होंने न केवल उनकी आज़ादी छीनी है बोलने की, बल्कि उनके पेट पे भी कहीं लात मारी है। क्योंकि नेपाल की जो इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी टूरिज्म पर डिपेंड है, क्योंकि नेपाल वैसे एक लैंड लॉक कंट्री है, वो कहीं समुद्र के रास्ते कोई व्यापार नहीं करता। और साथ ही साथ नेपाल के बाहर करीब 70 लाख लोग रहते हैं जो पढ़ते हैं या काम करते हैं। अगर कोई बूढ़ी माँ, बहन, भाई अपने भाई से, बाप से, बेटे से कैसे बात करेगी? नेपाल के लोगों में गुस्सा फूटा और उसके बाद से नेपाल में प्रोटेस्ट। ऐसा नहीं है वहाँ पर अब प्रोटेस्ट बंद हो गए हैं, अभी भी वहाँ पर प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं।